नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और विषय लेकर आया हूँ। अब छात्रों का आंदोलन समाप्त हो चुका है, सारी शर्तों सरकार ने मान लिया है और छात्र भी आंदोलन समाप्त कर चुके हैं। तो यह समय है इस छात्र आंदोलन के विश्लेषण का कि क्यों इतना उग्र हो गया और क्यों इतना सफल हो गया। तो दोस्तों, मैं ये एक साइंटिफिक एनालॉजी है इस आंदोलन का। दोस्तों, छात्र आंदोलन जो है सामान्यतः सफल होता है और उग्र होता है। क्यों? या आप चाहे जयप्रकाश नारायण द्वारा बुलाया गया छात्र आंदोलन हो या फिर इस CJP द्वारा बुलाया गया छात्र आंदोलन हो, जो पेपर लीक के मामले में या विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण जो आंदोलन हुआ वो सफल हुआ। तो सामान्यतः छात्र आंदोलन सफल हो जाता है। उसके क्या कारण है दोस्तों? तो वैज्ञानिक एनालॉजी जो है, समानता जो है, वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, सो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली। तो टोटल एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। तो छात्रों की ऊर्जा जो है वो एक तरह से अपार ऊर्जा है उनमें, मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, जो कि वो अपने पढ़ाई में, पुस्तकालय में या परीक्षा की तैयारी में लगाते हैं। लेकिन वही ऊर्जा जब अपार ऊर्जा जो है वो चैनलाइज हो जाती है दूसरी तरफ, वो एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो यही होता है दोस्तों कि छात्र आंदोलन उज्ज्वली सफल हो जाता है। जैसे कि उम्र बढ़ने के कारण जो है, जैसे नौकरी पेशा वाले कर्मचारी या IAS, IPS या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो आंदोलन करते हैं, वो सामान्यतः उतना उग्र नहीं होता है या उतना फैलता नहीं है पूरे देश में, उस तरह से सफल नहीं होता है। तो दोस्तों, क्योंकि उनकी ऊर्जा जो है, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट, सो उनकी ऊर्जा जो है उम्र के अनुसार डिवाइड हो जाती है। उनको परिवार को देखना रहता है, उसमें ऊर्जा है, उसमें खपत होती है। उनको नौकरी बचाना रहता है, उसमें ऊर्जा खपत होती है। उनको रोजगार को देखना रहता है, उसमें ऊर्जा खपत होती है। उनको माता पिता की देखभाल करना रहता है, उसमें ऊर्जा खपत होती है। तो दोस्तों, इस तरह से वो अपनी ऊर्जा को, चूँकि टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट है, किसी भी व्यक्ति का कांस्टेंट है, चाहे वो जहाँ लगाए। तो ज़्यादा उम्र के लोगों के आंदोलन का कि उनकी ऊर्जा जो है बटी रहती है और वो टोटल ऊर्जा अपनी ऊर्जा को आंदोलन में नहीं दे पाते हैं। लेकिन छात्र जो है वो अपना सारा ऊर्जा आंदोलन में लगा देते हैं और कई बार ये हिंसक भी हो जाती है। इसलिए कि दोनों पक्षों में, चाहे आंदोलनकारी हो या फिर प्रशासन हो, दोनों पक्षों में इमोशनल क्वेश्चन का अभाव रहता है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो प्रशासन में रहता है, कभी वो IPS और IAS बनते हैं, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन का अभाव रहता है। इस आंदोलन में भी वही हुआ कि थोड़ा बहुत हिंसक हो गया, इसलिए कि दोनों पक्षों, आंदोलनकारियों ने प्रशासन को उकसाया, अपने बेटी के द्वारा उकसाया उनको, और वो उत्तेजित हो गए और बल का प्रयोग किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी उसको निंदा की है। तो इस तरह से आंदोलन उग्र हो गया। तो दोस्तों, किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए इमोशनल क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन का बैलेंस जरूरी है, दोनों पक्षों का बैलेंस जरूरी है, और नेतृत्व की क्षमता पर भी किसी भी आंदोलन का भविष्य निर्भर करता है। तो नेतृत्व क्षमता भी होना चाहिए। और यही कारण है दोस्तों कि छात्र आंदोलन जो है
उज्ज्वली सफल हो जाता है। और चाहे जयप्रकाश नारायण द्वारा बुलाया गया छात्र आंदोलन हो, चाहे CJP के द्वारा बुलाया हुआ पेपर लीक मामले में छात्र आंदोलन हो, ये दोनों सफल हो गया। तो ये कारण है दोस्तों, एक एनालॉजी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एनालॉजी है। और इमोशनल क्वेश्चन और IQ क्वेश्चन कि किस तरह से संतुलन का ज़रूरत होता है इस तरह के आंदोलन को संभालने में, और इस तरह का नेतृत्व क्षमता की किस तरह से ज़रूरत होती है, और प्रशासन की का जो इमोशनल भावनात्मक जो संवेदनशीलता कितना ज़रूरी होता है आंदोलन को संभालने में, आंदोलन को संतुलित बनाने में, ये बातें हमने बताई दोस्तों। तो आपको ये कैसा लगा आप बताइएगा, ये एनालॉजी कैसा लगा।